नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे ऐसे काम होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर के देश में होते थे। उनको शादी में भी नहीं देखा, वो आए ही नहीं थे। मेरे पति का नाम रोहन था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। पति ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब रोहन के पापा भी शादी के लिए खुशी खुशी आए। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वह सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर आई और बाद में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होंगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। वो अभी वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उनके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा कि यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम सुनीता था, उससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके और जब उसको लगा कि सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी क्योंकि रोहन देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से सुनीता की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन सच में आवाज़ सुनी और अब तो मैं पूरे यकीन के साथ बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा रोहन से बात करूंगी, लेकिन रोहन सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन सुनीता से ही बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी, तुम्हारे हाथ। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों में तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी और आप तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी।
मैं 2-3 बार चक्कर लगाकर आई थी तो मैंने देखा कि आप कमरे में नहीं थी। सुनीता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी होगी। वो मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो अपने काम में बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था आपकी तबीयत को? तो वो गुस्से से बोली, क्या तुम इतनी सी बात को बढ़ा रही हो? छोड़ो ये सब बातें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब बात बताया तो उसने इस बात को सुनकर हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? ज़रूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब औरत थी। चुप चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ ज़रूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, सुनीता का भी तो पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती है। तो कहने लगी नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने उसे बड़ा ही उदास देखा है। वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। सुनीता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उनकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही ना। यहाँ तक कि मेरे ससुर भी कभी नहीं कहते थे कि एक बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि एक ही बेटा है और यह सब कुछ उसी का है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक बेटा और भी तो है। कहने लगे हाँ, एक और बेटा भी है। गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान रह गई। भला यह किस तरह का मजाक था? मेरे पति भी अजीब सा चेहरा बना रहे थे और सुनीता भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही, जब तक उनकी टांगें ना दबाओ तो उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है? क्या सारी रात टांग ही दबाती रहती है? ना जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। उस दिन मैं अपनी जेठानी के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझसे बताया ही नहीं। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभालती हुई बोली, हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं बताया जाता जब तक 7 महीने नहीं हो जाते। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो गई थी। सुनीता का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6ठा-7वां महीना हो, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। पर अब उनको देखकर लगता था कि उनका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरा जेठ आया था, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या इसका उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था। ना कभी कोई मनी आर्डर आता, ना ही पार्सल।
फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर उसको अपना पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों की मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपने जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपको चाट खाने का दिल करता होगा। बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसी के हलक में अटक गया और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, मेघा, यह तुम क्या कह रही हो? हालत से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप पेट से हैं ना, इसलिए कह रही थी। कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ? जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफ़ेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगे, मेघा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी तरफ से ही मिलेगी। मैं हैरत से सब लोगों का मुँह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि सुनीता पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सुनीता की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कुछ 28 से 30 साल की रही होगी। देखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर बोले, सुनीता, तुम्हें अपनी मम्मी के घर जाना था ना, चलो तैयार हो जाओ, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए सुनीता भाभी को कहीं भी जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी नज़रों से देखने लगी। मैं समझ गई थी ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और मेरे दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस राज को जानकर रहूँगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे ससुर सुनीता को लेकर चले गए। रोहन भी अपना नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस चले गए। मैं घर पर अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता जाता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब सुनीता घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई हो। उसके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी, इसलिए यह चोट आई। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भी ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना कहा, आप कमरे में जाकर आराम करें, बाकी सारा काम मैं देख लूँगी। मैंने सुनीता को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। सुनीता जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि सुनीता सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज सुनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए, कुछ गलत हो जाए। लेकिन अब जब मैंने सोच ही लिया था तो मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपने जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया, क्योंकि सुनीता भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाज़ा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। मैं अभी बेड के पास आई ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकियाँ निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक रखा था। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, सुनीता, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे ज़ोर से बेड पर धक्का दिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही मौका था
यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर सुनीता सुनीता चिल्लाते रह गए थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई थी। रोहन सो रहे थे। रोहन के सोने के बाद ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर मैं काँप गई थी। ऊपर से इतने शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वो मेरी सास थी। दोनों की उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो कुछ भी हो, सुनीता थी तो मेरी सास थी, और उन पर जो भी अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा, और रोहन को झिझोरते हुए उठा डाला। रोहन उठकर बैठ गए। वह हैरत में मेरी तरफ देखने लगे। बोले, क्या हुआ मेघा, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने रोहन का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले गई। रोहन और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट्स ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? रोहन और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी, आप ड्रामा करना बंद करिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकले, मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर घबरा गए। कहने लगे, मेघा बेटा, यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर लड़खड़ाते हुए बोले, यह तुम्हारी। अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर रोहन, मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबसे ज़्यादा तो मेरे सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने मेघा को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधे से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने नहीं बताया। आज शाम को इनकी जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे अपने पैर की मालिश भी करवाते हैं। बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की ज़रूरत है, और आप सब ने मुझे धोखे में रखा। मुझे सच सच बताइए, आपने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? रोहन ने मुझे बताते हुए कहा, मेघा आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है। सुनीता हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वो सुनीता से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सुनीता भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। सुनीता मेरी माँ का बहुत सेवा करती थी। एक दिन माँ ने देखा सुनीता की आंखों में आंसू था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर सुनीता रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ। सुनीता की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया और कहा था कि मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी, लेकिन माँ ने उन्हें माफ़ नहीं किया।
लास्ट में माँ ने उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद सुनीता से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह सुनीता से शादी कर लेंगे, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने सुनीता से शादी कर ली, लेकिन पापा सुनीता को वह मान और सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर सुनीता से शादी की थी। किसी को नहीं पता था कि सुनीता मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि सुनीता तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं अपने ससुर की तरफ मुड़ी थी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं ससुर के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा, एक बार आपने जो गलती की थी हो सकता है वह अनजाने में की हो, लेकिन अब पापा बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने सुनीता को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं, तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाइए। इसी में आपकी खुशी है और मम्मी जी की भी खुशी है और सुनीता की भी खुशी है। अब तो आपके घर में नया मेहमान भी आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस मेहमान की खातिर सुनीता को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। बोले, मेघा बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं इसी डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत क्या होगी। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए वादे को निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी ने मुझे माफ़ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बैठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे। बोले, सुनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक ना जाने कितनी तकलीफ़ दी है, लेकिन तुमने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम महान हो, प्लीज़ एक महानता और कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। सुनीता एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए, रोते हुए बोली, ऐसा ना कहें, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे लगते नहीं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। रोहन बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ़ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और ये उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी और मुझे खूब सारा प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिला और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ है और रोहन भी बहुत खुश है और सुनीता और मेरे ससुर का तो क्या कहना। उनकी ज़िंदगी को तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो जीने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ तक स्टोरी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।